नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सूबे के मुखिया ने पूर्व उप मुख्य सेवक पायलट पर लगाए संगीन आरोप। राज्यसभा चुनाव से ही भाजपा के साथ मिलकर कर रहे थे हॉर्स ट्रैगिंग। सचिन का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को भेजा गया नोटिस। बंटी बन्ना के घर के बाहर देर रात किया चस्पा। इस्तीफों और समर्थन का दौर जारी। मेवाड़ से फिर उठी पृथक राज्य की मांग। भील प्रदेश मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। और पुलिस ग्राम रक्षक करेंगे अब देहातियों की मदद। रात्रि गश्त सहित अपराधियों को पकड़ने का भी होगा अधिकार। आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अशोक के खुलकर गरजने की। कांग्रेस के युवा नेता रहे सचिन पायलट ने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है। सचिन पायलट ने एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं गहलोत से नाराज नहीं हूं, लेकिन यह सच है कि हमने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मेहनत की, लेकिन सत्ता में आने के बाद गहलोत ने उनके वादों को तवज्जो नहीं दी। कुल मिलाकर गहलोत भी वसुंधरा राजे की राह पर चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गहलोत ने पहली बार सचिन पायलट पर खुलकर इल्जाम लगाते हुए उन्हें ही मुख्य षड्यंत्रकारी बताया। गहलोत ने कहा, सचिन ने अति महत्वाकांक्षी रहते हुए हॉर्स ट्रेडिंग की है। राज्यसभा चुनाव से ही यह सब चल रहा था। दिल्ली में बैठकर भाजपा वाले सरकार गिराने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह विफल रहे। सोने की छुरी को पेट में नहीं घुसाया जाता। उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग है। विधायकों को खरीदने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए। जो कुछ भी घटनाएं हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक मजबूत सरकार बनी थी, जनता ने मैंडेट दिया था हम लोगों को और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें। उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए। यहाँ पर हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीति की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। ये जो मीडिया हिंदुस्तान में बोल रहा है, मीडिया आपका ऑफिशियल रूप से आपका इंग्लिश मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, मैं रीजनल की बात तो कम करता हूँ। जो राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि ईमानदारी से सच्चाई के साथ दे। डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। क्या मीडिया की ड्यूटी नहीं है क्या? अगर वो चौथा स्तंभ कहलाता है तो उसकी भी ड्यूटी बनती है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, जेल जाना पड़ा जेल जाए। आज वो उल्टा काम कर रहा है, उन तत्वों को सपोर्ट कर रहा है जो कि बीजेपी के बंधक है, जिन्होंने किस्तें ले रखी है। वहां पर अंदर बैठे हुए लोग, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है, मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। मना कर दिया
क्या सुनना चाहते हैं ये मीडिया हमारे, ये देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है? इनको कांग्रेस से और गांधी परिवार से इनको व्यक्तिगत नाराजगी है, अपने दिल में रखे वो। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश हो रही है, जनबल के आधार पर खरीदे जा रहे हैं एमएलए, क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है? उसकी ड्यूटी नहीं है क्या आवाज उठाए? ऐसे ऐसे मीडिया के लोग बैठे हैं देश के अंदर, उनके पास धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, फाइनेंस होते हैं लोग केंद्र सरकार से, बीजेपी से मिली भगत करते हैं। नई पीढ़ी के लोग आए हैं मीडिया के अंदर, अच्छे एंकर हैं। मुझे गर्व है कि देश के अंदर अच्छे एंकर हैं, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं। उनको चाहिए ईमानदारी के साथ दे। उनकी ज़िंदगी लंबी पड़ी हुई है, उनको भूलना नहीं चाहिए कि लंबा ज़िंदगी बिताना देश के हित के अंदर, देश को एक रखना है, अखंड रखना है। डेमोक्रेसी किसी कीमत में ख़त्म नहीं हो। 76 साल तक कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी बचाए रखा है। पाकिस्तान की तरह नहीं होना चाहिए देश को। अब जो लोग आए वो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, खरीद रहे हैं लोगों को। और ये आपकी यंग पीढ़ी के लड़के लड़कियां एंकर बने हुए हैं, या आपका मीडिया के जो बड़े लोग भी हैं, तमाम लोग जो है एक तरफा न्यूज़ चला रहे हैं। पूरी मेजोरिटी यहाँ बैठी हुई है, तरह तरह की खबरें चला रहे हैं वो लोग। क्या हॉस्टल नहीं करने वालों को पसंद करेंगे वो लोग? तो देखा आपने सूबे के मुखिया ने अपनी ही सरकार में दूसरे नंबर पर रहे नेता पर कितने बड़े आरोप लगाए हैं। दुखी मन से गहलोत ने पायलट को हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्रकारी बताया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर की मीडिया पर कटाक्ष करते हुए एक तरफा विचारधारा रखने पर करारा जवाब भी दिया है। गहलोत ने कहा कि खत्म होती डेमोक्रेसी के खिलाफ राष्ट्रीय मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और देश में चौथे स्तंभ की भूमिका सही नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग करी जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन रखे किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात को 2 बजे रवाना किए जा रहे थे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे? सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था? सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। क्या ये चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी नहीं है तुम लोगों की? कैमरा लेके खड़े होते तुम लोग, हमें खुशी होती है। धूप में, बरसात के अंदर, खाना मिले नहीं मिले, तंग आते आप लोग, आपकी मजबूरी है। आज हालत ऐसी बना रखी है मोदी सरकार ने कि नौकरी नहीं आ रही तुम लोगों की, तनख्वाह कम हो रही है। हम सरकार मदद कर रहा है आप लोगों की, भाई तनख्वाह बच जाए कम से कम इनकी। प्रदेश में मैं मदद कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग मजबूरी में काम कर रहे हो और आपको हेडलाइन चाहिए। बस हेडलाइन बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे भले न्यूज़ गलत दो, कुछ भी करो। डेमोक्रेसी कमजोर तो होने दो, हॉर्स ट्रेडिंग हो तो होने दो, खरीदारी हो तो होने दो भले। ये आपकी ड्यूटी है क्या? के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई क्या कहती है? ये छापे क्यों पड़े परसों? आज बताइए, परसों छापे क्यों डाले इनकम टैक्स के? आप सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी दुरुपयोग करें, आप डराओगे लोगों को? कहाँ डेमोक्रेसी रह रही है? ये खतरे हैं, खतरे हैं। हम तो 30 बार मुख्यमंत्री बन गए,
40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए। इस नई पीढ़ी जो आई है, हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल से जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उसकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस एनएसयू में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने ये भी कहा, आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फ़ोन है, सब मीडिया है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या मीडिया को दिखता नहीं बात को? मीडिया को नहीं। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बुधवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर तक अच्छी बरसात की कामना व सुख समृद्धि को लेकर पैदल यात्रा की। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के साथ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश झंवर सहित नगर परिषद के कई पार्षद व भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांवलिया जी मंदिर से पदयात्रा शुरू की। करीब 8 किलोमीटर की पदयात्रा कर सभी दुर्ग पर स्थित कालिका माता पहुंचे। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली इस पदयात्रा का सभी ने जगह जगह स्वागत किया। यह यात्रा कालिका माता मंदिर पर समाप्त हुई, जहां सभी ने मां कालिका के श्री चरणों में वंदन कर अच्छी बरसात तथा सुख समृद्धि की कामना की। सांवलेश्वर से कालिका माता जी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं बारिश की कामना को लेकर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि एरिया में बारिश नहीं है। और हम कालिका माता जी से जब भी दुआ करिए, सांवलेश्वर से जब भी दुआ करिए, एरिया में बारिश हुई है। और आज सब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। शहर के अशोकनगर स्थित गैस शवदाह गृह में होने वाले दाह संस्कार के धुएं से क्षेत्रवासी लंबे अरसे से परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब तो सांस लेने में भी परेशानी आने लगी है। ऐसे में घर में बड़े बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य का खतरा ज्यादा मंडराने लगा है। यही नहीं, जब भी किसी बॉडी का दाह संस्कार होता है तो यहाँ लगी चिमनी से निकलने वाले धुएं की गंध से खाना भी नहीं खा पाते हैं। इस गैस शवदाह गृह को शहर में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लिखित में भी दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी कोरोना महामारी से जो भी मौत हो रही है, उनके शव भी यहीं लाए जा रहे हैं। ऐसे में इस वायरस के संक्रमण का हवा में फैलने का डर भी बना हुआ है। क्षेत्र के बाशिंदों ने बताया कि पहले भी इस समस्या का स्थायी निराकरण नहीं करके इसकी चिमनी जरूर ऊपर कर दी गई, लेकिन हालात सुधरे नहीं बल्कि और बिगड़ गए हैं। इसके पास ही बने मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को भी कई बार धुएं की घुटन का शिकार होना पड़ रहा है। करीब 10 साल से जब से ये लगी है गैस सौदागृह, पहले तो 2-4-6 महीने में एक बॉडी जलती थी, तो उस समय इतना पता नहीं चलता था। आजकल तो दिन की 3-4 बॉडियाँ जल रही है और इसका धुआं की वजह से इतना गंदी बदबू आती है कि मोहल्ले वालों को रहना मुश्किल हो जाता, खाना भी बंद नहीं खा सकते हैं और जी मिचलाना वगैरह ऐसी बहुत सारी समस्या है। कृपया मतलब प्रशासन से अनुरोध है कि इसको शहर आबादी क्षेत्र से इसको दूर लगाया जाए। कोरोना की बॉडी भी आ रही है, मतलब कोई भी बॉडी चलो बदबू तो आती है इसकी। इस बारे में किससे मिला अभी तक? हमने महापौर जी को ज्ञापन दिया, आयुक्त को ज्ञापन दिया है इस बारे में, लेकिन वहाँ आगे से भी प्रदूषण बोर्ड को भी दिया, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जनजाति का आज ही लगाई है कि यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में या दोपहर में कोई पूजा करता है तब इतनी भयंकर बदबू आती है ना, इसकी धुआं पूरा मंदिर के अंदर घुट जाता है और लोग परेशान होते हैं। पूजा करने के लिए जो लोग आते हैं उस बदबू से इतने परेशान होते हैं। कितनी बार हमने शिकायत की महापौर जी से, जनजाति से लोगों से संपर्क करके ये लेटर भी बना के दिए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसकी। इसको सर यहाँ से शिफ्ट करना ही एक ही ये है फैसला।
इसको यहाँ से शिफ्ट हो जाए, लोग इससे मुक्ति पाएंगे। बाकी कोई इसका अल्टरनेट नहीं है दूसरा। अगर नहीं हटेगा तो ये लोग बदबू से घायल हैं। सभी के घरों में लोग रहते हैं आसपास। जब हवा का दबाव ज़्यादा होता है तो इतना भयंकर दिखाई भी नहीं देता अंदर, बाउंड्री के अंदर। ये मंदिर है आसपास और घर के लोग हैं, सब परेशान हैं, पर पता नहीं ये हटा क्यों नहीं रहे। पहले इनका कोई सेंक्शन चल रहा था हटाने का, इन्होंने कहा बढ़ाएंगे, तो इन्होंने क्या एक जो चिमनी की होती है वो हटा के वापस दूसरी लगाई, वो भी छोटी है, 20 फीट ही बढ़ी है। 40 फीट का था पर 20 फीट ही बढ़ी है इन्होंने। यहाँ जब भी ये दाग होता है इसमें गैस वाला इसमें, तो इसका धुआं सीधा हमारे घरों में आता है। छोटे बच्चे तो हमारे सांस भी नहीं ले सकते हैं, और लेडीज़ का तो जी घबराता, उल्टियाँ हो जाती, इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रही है। हमने कई बार महापौर से और सबसे शिकायत भी की थी हटाने के लिए, लेकिन हटाया नहीं गया। बीजेपी कार्यकर्ता भी और सब आए थे यहाँ मंदिर में, मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। और चिमनी की हाइट 10 फीट बढ़ा दी। 10 फीट बढ़ाने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। हवा से तो वो धुआं नीचे ही आता है, हम रह नहीं सकते हैं यहाँ पे। बीमारियाँ हो रही है, सांस की बीमारी होने लगी, और जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई सुनवाई नहीं करता है। हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक जो दाग है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा धुआं होता है, और इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे रहते हैं और इसकी स्मेल से हम सांस भी नहीं ले पाते हैं। और अभी जो कोरोना के मरीज़ चल रहे हैं उसके अंतर्गत ये आसपास के सारे मरीज़ सब यहीं लाए जा रहे हैं, और उनकी वजह से ये परेशानी हो रही है कि एक तरह का डर भी है कि ये धुआं आ रहा है तो कहीं हमें नुकसान ना करे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें नुकसान ना करे। और ये सरकार को हम बोल के या महापौर को बोल के कि भाई इसको थोड़ा और ऊँचा कराया जाए, क्योंकि ये बहुत नीचे है। अगर आप देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ धुआं आएगा, तो एक बार के लिए सारा धुआं हम सब के घरों में आ रहा है, तो हमें यूँ लगता है कि हमें नुकसान हो रहा होगा। हम गेट बंद करके इस डर में बैठे रहते हैं कि कहीं हमें इस धुएं से कोई इफेक्ट नहीं हो। छोटे बच्चे हैं, मेरा खुद का बेटा है 1.5 साल का, तो हम बाहर भी नहीं ला सकते, और हर समय यही डर लगा रहता है कहीं धुआं आ तो नहीं रहा। और अभी ये कोरोना के मरीज़ तो हर दूसरे दिन यहीं लाए जा रहे हैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं यहाँ पे आसपास। तो ये चीज़ हमको ही लग रही है कि हम सरकार से ये महापौर जी से निवेदन करें कि इसको थोड़ा और ऊँचा कर दे, या यहाँ से थोड़ा हटा दिया जाए। यहाँ आबादी का क्षेत्र है, आप जान रहे हैं कि बहुत सारी पब्लिक रहती है, तो एक निवेदन है कि अगर हो सके तो ये यहाँ से हटा के बाहर कहीं कर दे तो सबको राहत मिलेगी। ये धुआं बहुत आता है इससे, कितनी बार बहुत बदबू आती है भयंकर। अब गेस्ट आते सोचते कहाँ रह रहे हो, यहाँ से खाली कर दो, मकान नहीं रहना है यहाँ पे। और बहुत इस परेशानी बहुत, मेरे को इससे सांस लेने में दिक्कत होती, गेट बंद करने पड़ते सारे, अंदर धुआं आता घर में। तो ये कि तो इसको यहाँ से, पहले तो जब लगा होगा तब रिहायशी इलाका इतना लोग नहीं रहते होंगे, अब तो बहुत पब्लिक इधर ज़्यादा रहने लग गई है, इससे लोगों को परेशानी या तो इससे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, फिर इसको और ऊपर बढ़ा दिया जाए, जिससे धुआं आसपास लोगों के नुकसान नहीं कर रहे। सभी कोरोना के मरीज इधर ही ला रहे हैं, अभी उदयपुर के हो चाहे बाहर के हो, सब यहीं आ रहे हैं अभी। तो डर भी रहता है कि कहीं हमको इससे नुकसान नहीं हो जाए। यूँ चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय पर पीजी महाविद्यालय के सामने बने राजस्थान हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए बिलवाड़ा निवासी एक व्यक्ति का गलत ऑपरेशन कर देने से बुधवार को मरीज ने अपने परिजनों के साथ चिकित्सालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पीजी महाविद्यालय के सामने राजस्थान हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर नाम से एक निजी चिकित्सालय है, जहां भीलवाड़ा जिले के मांडल निवासी हमीद मोहम्मद ने चिकित्सालय प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि वो 6 नवंबर 2019 को पथरी का ऑपरेशन और स्टेंट निकालने के लिए चिकित्सालय में भर्ती हुआ था। उसी दिन शाम को चिकित्सालय के मुख्य संचालक डॉक्टर कामिल अंसारी ने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन गलत दिशा में ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि ऑपरेशन 3 बार किया है और चिकित्सालय में एनेस्थीसिया नहीं होने से उसे बेहोश तक नहीं किया गया। पीड़ित की तबीयत बिगड़ता देख परिजन उन्हें आनन फानन में भीलवाड़ा के निजी चिकित्सालय में ले गए, जहां पर उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि चित्तौड़गढ़ के राजस्थान चिकित्सालय में रोगियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस बीमारी का यहाँ इलाज नहीं होता उसका भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। यहाँ पर सुविधाओं का अभाव भी है और बाहर से आने वाले मरीजों को गुमराह भी किया जाता है। इस मामले पर पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए सदर थाने में भी शिकायत की है। मेरे ये मिलने वाले डॉक्टर थे, तो मैंने इनसे सलाह ली थी। मेरे क्या पथरी का ऑपरेशन कराया था अहमदाबाद ऑपरेशन करने के बाद में वो स्टेज निकालनी होती है 15 दिन बाद। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास अहमदाबाद के यहाँ स्टाफ यहाँ है और डॉक्टर यहाँ है, आप यहाँ आ जाओ और तो मैं आपको चेन निकला दूँगा। तो मैं मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी हम लोग यहाँ आए। 5 बजे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके खुद ने ही मुझे बेहोश कर दिया
बेहोश करने के बाद में लगातार 3 बार बेहोश करा और मेरे स्टेन तो राइट साइड में पड़ी हुई थी। इन्होंने लेफ्ट साइड में मतलब मेरा 3 बार ऑपरेशन किया। 2.5 घंटे तक मुझे बराबर उसमें टहलते रहे। उसके बाद कोई नरेश नामक किसी मेरे चिकित्सक को और बुला करके उन्होंने मेरे को बिना सुन करे हुए ही स्टेन निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो स्टेन नहीं निकली। और निकली या नहीं निकली वो क्या, मैं बेहोश था, मेरे बच्चे अंदर आ, मैं चिल्ला रहा था, बच्चे लोग सब अंदर आ गए। अंदर आ के उनसे जब कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ, इतना टाइम कैसे लग गया, तो उन्होंने बोला यार ये गड़बड़ हो गई थोड़ी और मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने मतलब क्या कि जो वो ट्यूब अंदर डालते हैं स्टेन निकालने के लिए, तो उन्होंने जो बीच में ही उसको मतलब क्या कि वो विस्फोट हो गई और भयंकर विस्फोट होने से मेरे सब नशे वशे फट गई, सब वहाँ हो गया। उसके बाद मैं बांगड़ हॉस्पिटल में गया, वहाँ ब्लीडिंग रोकी 2 दिन तक। उन्होंने पेशाब मेरा बंद हो गया था, मांस वगैरह बाहर निकल गया सब। और उसके बाद में मतलब उन्होंने मुझे इलाज के लिए मतलब 1 महीने तक मेरा बाहर दूसरी तरफ से पेशाब निकाल करके और रास्ता चल। आपको बता दें कि राजस्थान हॉस्पिटल में पहले भी कई बार इसी तरह की लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सालय के डॉक्टर ने कहा कि यहां ऑपरेशन ही नहीं हुआ है, बल्कि पैसे के लेन देन के चलते हॉस्पिटल प्रबंधन पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये जो हमीद शेख करके जो बंदा है, ये मेरे गाँव का है और अपने मिलने वाले ही था। ये समय समय पर मेरे पास से पैसे उधार ले जाता था ये, ठीक है। अब इसके पास रकम ज़्यादा हो गई मेरी, तो ये मेरे पैसे लौटा नहीं रहा है, इसलिए ये फालतू के नेतागिरी है, जो धरना प्रदर्शन और ये वो मुझे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। आपने इसके लिए रिपोर्ट की क्या? मैंने अभी रिपोर्ट नहीं की है। मैंने ओरली वहाँ पे जब विक्रम जी जो अपने यही साहब है उन्होंने बुलाया था, तो मैंने उनको जाके ओरली बताया था। उन्होंने बोला कि भाई अगर आप बाहर बैठ के मामला सुलझा लेते तो ठीक है, नहीं तो FIR करा दो। नहीं तो ये आपका राजस्थान चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है बैनर लगा के, तो मुख्य कारण क्या मान रहे हैं? मुख्य कारण ये है कि मैं इससे जो पैसे मांगता हूँ मेरे पैसे दे नहीं रहा है। आपके पास इसका क्या प्रूफ है? मेरे पास इसका ये लिखित में प्रूफ है, जो इसका बेटा और ये जो दोनों मेरे पास से पैसे ले गए, इन्हीं की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है। नहीं मानते, इस पर आप क्या कहेंगे? मानने नहीं मानते तो कोई बात नहीं, जो मेरे पास तो जो उन्होंने लिख के दिया वही है, नहीं माने तो न्यायालय का विषय है। मतलब किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन आपके यहाँ नहीं, मेरे इस बंदे का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट खेमे के विधायकों को अब विधानसभा से नोटिस जारी कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय से जारी किया गया ये नोटिस पायलट खेमे में रहे वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को भी जारी किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मध्य रात्रि में यह नोटिस लेकर पहुंचे। इसे लेकर शक्तावत की पत्नी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी आक्रोश जताते हुए नोटिस लेने से मना कर दिया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने जयपुर से आदेश होने का हवाला देते हुए नोटिस घर के बाहर चस्पा कर दिया। पूर्व गृह सेवक और कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाब सिंह शक्तावत का हवाला देते हुए कहा कि उनके घर पर कांग्रेस द्वारा किया गया यह कार्य उचित नहीं है। इन्हें कोई फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, मैं सुन रही हूँ कि मैं तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं, हाउसवाइफ हूँ, पर अब रात को 12 बजे मैं और बच्चे घर में अकेले, हमने कोई ऐसा कोई चोरी या गलत काम तो नहीं किया, तो रात को 12 बजे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आके मुझे नोटिस देने आए कि आप ये नोटिस लीजिए, साहब नहीं है तो आप ले लीजिए। तो मैं कैसे कोई नोटिस ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। और जब मैंने नहीं लिया तो मैंने उनसे पूछा भी आप लोग कौन है, तो बोले मैं कलेक्टर साहब का PA हूँ, मैं सिटी ADM हूँ। उनके साथ 2-4 जने और थे, वो मेरे घर के बाहर नोटिस चिपका के चले। आपको आधी रात को आके इस ढंग का नोटिस दे रहे हो, ऐसे कोई हमने कोई ऐसा काम नहीं करा है कि कोई चोरी नहीं कर लिया, कुछ सामान लेके नहीं भाग गए कि आप आधी रात, आप मेरे को सुबह भी आके दे सकते थे, रात को 12 बजे, इसका क्या मतलब है? अच्छा, गजेंद्र सिंह से आपका भी कोई मेरा अभी कोई संपर्क नहीं होता। मैं तो खुद अपनी डॉटर की शादी की शॉपिंग में बिजी थी, वो अचानक गए। जो भी है वो पार्टी का काम, पार्टी का है, मेरा इससे कोई वो नहीं है। मैं इनके साथ हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए उनके साथ। मेरे साथ जो रात को हुआ, जो पार्टी ने किया, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सब बड़े नेता जो हैं, बड़े भाई तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, इस ढंग की हरकत, और उस परिवार के साथ जो इतने सालों से पार्टी के प्रति रहा है, मैं आपको कोई स्टेटमेंट और नहीं दे सकती। बस रात को जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। रात को 12 बजे मेरे बच्चियाँ और मैं घर में अकेली थी,
और कि नहीं आप लीजिए, नहीं लिया तो गेट पे चिपका के चले गए। उदयपुर के वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। विधानसभा सचिव पीके माथुर की ओर से जारी हुए नोटिस को लेकर प्रशासनिक अधिकारी देर रात उनके निवास पर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी के नोटिस नहीं लेने पर उसे घर के बाहर चस्पा कर दिया गया। यही नहीं, नोटिस की खबर मिलने पर बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में शेखावत समर्थक उनके निवास पर पहुंचने लगे और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से व्यवहार करे। मेरे लिए मेरे निजी विचार ये हैं कि कांग्रेस जो मैंने देखी है आज तक, वो इस परिवार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की तरफ से देखी है, और जो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उससे ये इस तरह की अपेक्षा नहीं है कि रात्रि में 12 बजे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे उनको किसी का भी आदेश आया हो, इस तरीके से एक विधायक के जो भूतपूर्व में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं राजस्थान सरकार में कांग्रेस की तरफ से, उनको रात्रिकालीन में आकर 12 बजे आप कोई नोटिस देना चाह रहे हैं। दिन पड़ा है, 10 से 5 आप आ सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन रात्रिकालीन में 12 बजे आकर देना ये शोभा नहीं देता, ना तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को और ना ही उन आला अफसरों को और उन आला नेताओं को जिन्होंने उनको ये आदेश दिए कि आप रात को 12 बजे जाकर किसी महिला को इस तरह का कोई नोटिस दो और हैरान परेशान करो। जो घटनाक्रम चल रहा है वो तो आपको पता ही है, पर जो जब हम बचपन से लेकर अभी तक बड़े हुए हैं तो हमें जो कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो शेखावत साहब ने ही सिखाई है और हम इन्हीं के नक्शों कदम पे चल रहे हैं। जो इन्होंने वर्क जो संघर्ष करा है, जो संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए, आम जन के लिए, सड़क से लेकर संसद तक 5 साल तक इन्होंने संघर्ष किया था। अब अपने हक के लिए, अपने विधानसभा के भाइयों के लिए, एक विधानसभा का बेटा अगर आवाज़ नहीं उठाए और अगर आवाज़ उठा दिए तो उसमें आप इस तरह का जो आपके पास अगर प्रशासन है तो आप इस तरह के जो कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब वो पार्टी के हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के बेटे हैं और सबसे बड़े वल्लभनगर विधानसभा के आम जन की आवाज़ हैं, तो हम जब उनसे मिले हैं तो हम काम भी करवाएंगे, उनके लिए दौड़े हैं और दौड़ते रहेंगे। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच मेवाड़ संभाग से एक बार फिर पृथक भील प्रदेश की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर बुधवार को भील प्रदेश मुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए पृथक भील प्रदेश की मांग उठाई है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए पृथक से भील प्रदेश बनाया जाना चाहिए। इसी को लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हम सेपरेट भील प्रदेश की मांग को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर गिरवा एसडीएम को हम ज्ञापन सौंपना है, क्योंकि कई वर्षों से ये हमारे पुरखों की मांग रही है, एक भील प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि इसमें आदिवासी संस्कृति, भीली संस्कृति, बोली, भाषा और विवाह पद्धति को बचाए रखने के लिए भील प्रदेश एक अलग राज्य होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भारत में आदिवासी समुदाय में सबसे ज़्यादा जो जनसमूह है, जो भील जनसमूह है, जिनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, अलग अलग राज्यों में भील समूह होने के कारण इनका सही से विकास नहीं हो पा रहा है, न ही इनकी जो संस्कृति है, विवाह पद्धति है, बोली भाषा है, वो बचा नहीं पा रहे हैं और संस्कृति लुप्त होने के कगार में, न ही उनका सही से विकास हो पा रहा है। इसमें जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये अपने राजस्थान के मतलब जिले हो जाएंगे, जिसमें भील बाहुल्य आ जाएगा। जैसे राजमंद आ जाएगा, राजमंद के बाद जो भील बाहुल्य, कोटा में जो भील बाहुल्य, जहाँ भील बाहुल्य क्षेत्र है वो मतलब राजस्थान के भील प्रदेश में मतलब शामिल होंगे। फिर महाराष्ट्र में जो भील बाहुल्य एरिया आ जाएगा वो भील प्रदेश में शामिल हो जाएगा, और जो गुजरात में भील बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में भील बाहुल्य क्षेत्र है, वो सारे इसमें भील प्रदेश में शामिल हो जाए। अपराध नियंत्रण और लोगों की रक्षा में पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए अब हर गांव में पुलिस ग्राम रक्षक तैनात होंगे। ये पुलिस के साथ गश्त करेंगे और गांवों में हो रहे अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे। यहां तक कि इन्हें मौके से अपराधियों को दबोचकर पुलिस थाने में पेश करने का अधिकार भी होगा। खास बात यह है कि ग्राम रक्षक अवैतनिक होंगे, लेकिन इन्हें लोक सेवकों की श्रेणी में गिना जाएगा।
इसके लिए 6 जुलाई से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अंतिम आवेदन की तिथि 16 जुलाई रखी गई है। इसमें 40 से 55 वर्ष की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि पुलिस अधिनियम के तहत ग्राम रक्षकों के पद हैं जो पुलिस का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिस तरीके से आवेदन प्राप्त होंगे उन्हीं के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस के सहयोग हेतु ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जा रही है। ये नियुक्ति अपने जिला पुलिस अधीक्षक और 2 अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाएगी। वो कमेटी गठित करेगी। वर्तमान में इनसे ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थियों से। इसमें उनके कुछ मापदंड है जिसके तहत उनको आवेदन करना है। उसके बाद वो कमेटी बैठ करके इन आवेदनों पर निर्णय करते हुए ग्राम रक्षक नियुक्त करेगी प्रत्येक गाँव में। नवनियुक्त जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा के पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को कांग्रेसी पार्षद देवड़ा से मुलाकात करने पहुंचे और उदयपुर की जन समस्याओं से अवगत कराया। इसके साथ ही बड़ी पाल पर जो पर्यटक घूमने जा रहे हैं उनके लिए जाने वाले शुल्क पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सभी पार्षदों ने कलेक्टर का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान अरुण टांग, गिरीश भारती, गौरव प्रताप सिंह, रवि तरवाड़ी, लोकेश गौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान आदि मौजूद थे। राजस्थान सरकार की स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत हमारे नए कलेक्टर माननीय देवड़ा साहब ने पदभार ग्रहण किया, जिसके उपरांत हमारी कांग्रेस के विभिन्न दल और कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी तिलोक जी के साथ यहाँ पर शिष्टाचार भेंट की। आज हम सभी पार्षदों ने, कांग्रेस दल के पार्षदों ने, विपक्ष के पार्षदों ने ये तय किया कि हम अपने कार्यों में अड़चन न आए और शहर में मेवाड़ की परंपरा को उसी तरह निभाते हुए मेवाड़ी पगड़ी और उपरना के साथ मिठाई खिलाकर साल बहनों द्वारा साल उड़ाकर कलेक्टर साहब का अभिवादन किया और शिष्टाचार भेंट की। उसमें हमने शहर की समस्याओं को लेकर यूओटी में चेयरमैन होने के नाते उनसे गुहार भी की कि हमारी शहर की जितनी भी समस्या हमारे पार्षद बंधु लेकर आएंगे वो आपको कैसे करनी है, क्या करना है, हमें आश्वस्त करें। उन्होंने पूर्णतः हमें आश्वस्त किया कि शहर की हर समस्या, चाहे सौंदर्य को लेकर, अभाव को लेकर या शहर की टेक्निकल जो भी चीज़ें जो समस्या हैं उनका हल वो यथाशीघ्र जैसे भी हमारी वेदना आएगी उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमने ये लगते हाथों हमने यहाँ पर झील जो हमारी बड़ी लेक है उसके सौंदर्यकरण के लिए उन्हें गुहार की कि शहर में जो सबसे खूबसूरत प्राकृतिक झील हमारी बड़ी लेक है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और शहर में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर पाल पर जो पैसा लगता है वो बंद किया जाए और उसको आप गोद लेकर यूएटी के माध्यम से उसे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उसका सौंदर्यीकरण करें। उन्होंने आश्वस्त किया है। इसी तरह हमने कई समस्याओं पर चर्चा की। महापौर साहब वहाँ उपस्थित थे, उनके साथ में हमने महापौर के उस पद का शिष्टाचार इस भेंट में उनका उपयोग किया। उनके साथ भी हमने चलचित्र और लिए, उनके साथ भी हमने हमारी वेदनाएं बताई और सभी ने मिलकर हमारे को ये कहा है कि कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका, जो अभी नेता प्रतिपक्ष के हमारे चुनाव हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष में सही हकदार आएगा और उम्मीदवार नहीं आए। शहर के सुखाड़िया सर्कल पर बरसों से धंधा करने वाले ठेले व्यवसायियों और आवासीय स्वीकृति के आड़ में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले रसूखदारों पर बुधवार को नगर निगम की गाज गिरी। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने सुखाड़िया सर्कल पर बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले ठेला व्यवसायियों को हटाया, साथ ही लाइसेंसधारी वेंडर्स को व्यवस्थित बिठाने का प्रयास किया है। नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए निगम कटिबद्ध है और अब किसी की सिफारिशों पर ध्यान नहीं देते हुए निगम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि सुखाड़िया सर्कल पर बिग बाजार के सामने बनी होटलों के आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले रसूखदारों पर भी निगम ने कार्रवाई की है। सिंघवी ने बताया कि बिग बाजार के सामने बड़ी बड़ी होटलों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं पास में बने आवासीय कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को काफी दिनों से परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत भी निगम को कई बार मिल चुकी है। इस पर बुधवार को निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल संचालकों और दुकानदारों को नोटिस थमाया है। इसी के साथ बरसात के दिनों में वृक्षों का अधिक फैलाव होने के कारण उन्हें भी काट छांट कर व्यवस्थित किया गया है। सुखाड़िया सर्कल के पर आज सवेरे नगर निगम की टीम वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो पेड़ों की डालियाँ रोड के ऊपर आ रही थी और उसकी आड़ के अंदर ठेलों वालों ने और कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसका लाइसेंस है वेंडर जोल के अंदर, उसको तो हमने व्यवस्थित रूप से बिठाने का काम किया है। हमारी रेवेन्यू की टीम, हमारी स्वास्थ्य की टीम और हमारे सेल सिंह जी जो इस विभाग को देख रहे हैं वेंडर को, वहाँ पर उनको बुलाकर पूरी तरह से काम करने का प्रयास किया। जब वहाँ पर गए और पाया
कि वहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद प्रसाद जी सेबाली भी साथ थे, महापौर जी भी वहाँ पर आए और जब वहाँ पर पाया देखा कि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर होटल और रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है और एक रेस्टोरेंट का तो इस तरह से संचालन हो रहा है कि वहाँ पर उसकी चिमनी पूरी तरह से धुआं इस तरह से फेंक रहा है कि पास वाले जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है रेजिडेंस में लोग रहते हैं वह बहुत दुखी और बहुत परेशान है और कहने के उपरांत भी वह कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। तो उसके खिलाफ नियमानुसार चालान बनाने और कार्रवाई करने का हम यहाँ पर आदेश दिया है और पूरी तरह से गलत है। ग्राउंड+2 या ग्राउंड+4 की परमिशन रेजिडेंशियल की और नीचे पूरी होटल बन रही है, यूनिट टैक्स भी जमा नहीं करा रहे, नगर निगम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के क्रम में एक नया आयाम और जुड़ गया है। RPS अड्डा नाम से YouTube चैनल के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सबसे बड़ी फैकल्टी टीम के साथ ही निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसका फायदा कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहता है। RPS अड्डा निदेशक नकुल सिंह जादव ने बताया कि कोविड-19 के इस दौर में यह अपने आप में एक नया प्रयास है, जिससे कि भारतवर्ष में फैले हुए विद्यार्थी अब ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क शिक्षा ले सकेंगे। जादव ने बताया कि संकाय सदस्यों में उन अनुभवी फैकल्टीज को सम्मिलित किया गया है जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट है। हम 5 जनों ने मिलकर RPSC अड्डा नाम की एक मुहिम स्टार्ट करी है और इसका नाम वैसे तो RPSC अड्डा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये RPSC से रिलेटेड ही है। इसमें हम लोग इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं राजस्थान पे, क्योंकि जब से ये कोरोना आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अब सिटी में है नहीं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी है और 4 से 5 वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे सरकार या शिक्षा मंत्री बार बार ये बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम तय समय पर ही होगा। तो इससे बच्चों के मन में ये भय है कि यार हम तो इस वैकेंसी की 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब सरकार बोल रही है कि ये तय समय पर होगा तो हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो बंद है और जो ऑनलाइन वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए RPSC अड्डा ने स्पेशली एक YouTube चैनल बनाया है, जिस YouTube चैनल के द्वारा हम बच्चों को अगले 2 महीने तक 3 महीने तक जितनी भी वैकेंसी 2020 में होने वाली है, जिनके बारे में सरकार ने अभी तक अपना पक्ष क्लियर नहीं किया है, उन सारे बच्चों को निःशुल्क कक्षाएं देने वाले हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, सारी क्लासेस यहाँ पे निःशुल्क रहने वाली है। जो भी फैकल्टीज़ होगी, हम लोगों ने 3 से 4 स्टूडियो डेवलप किए हैं, जिन स्टूडियो के द्वारा हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वाइट बोर्ड लगा दिया और नॉर्मल मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 से 4 प्रॉपर स्टूडियो बनाए हैं, जिन स्टूडियो में हम लोग स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो भी फैकल्टी ने बोर्ड पे वहाँ लिखा वो अपने आप PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और वो PDF हम बच्चों को टेलीग्राम भी हमारा RPSC अड्डा के नाम से ही है, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, जिससे बच्चों को अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे जो नोट्स हैं, अखबार की जो इम्पोर्टेंट कटिंग है, इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, बहुत बार ऐसे होता है कि नोटिफिकेशन आता है किसी वैकेंसी का और बच्चों को पता ही नहीं पड़ता, तो वो सारे नोटिफिकेशन भी बच्चों को शेयर करेंगे, ताकि वो हर एक बच्चा जो कहीं ना कहीं तैयारी करने की सोच रहा है पर नहीं कर पा रहा है, नोटिफिकेशन आ गया लेकिन पता ही नहीं है, एग्ज़ाम डेट आ गई, फॉर्म भरने की डेट आ गई लेकिन डेट निकल जाती है, उसको पता ही नहीं पड़ता। तो बस इसी मुहिम के साथ हम लोगों ने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है और उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हम लोग समय समय पर रोज़ बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं, जिनके द्वारा बच्चा अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकता है। सारी कक्षाएं 100% निःशुल्क है, बच्चों के हित के लिए हम लोगों ने ये काम। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव के बाद अब बड़ी राशि के चालान बनना शुरू हो गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात विभाग की ओर से शहर में 4 दिन तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अभियान के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के चौराहों पर बिना हेलमेट और लाइसेंस के वाहनधारियों के भारी भरकम राशि के चालान कट रहे हैं। बुधवार को दिल्ली गेट चौराहे पर तो कई वाहनधारियों को जब बिना हेलमेट के रोका गया तो पता चला कि हेलमेट तो उन्होंने गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए थे। जब उनके चालान काटने की बात की तो माफी मांगते हुए तुरंत हेलमेट लगा दिया गया। हालांकि जागरूकता अभियान के बाद कुछ हद तक लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू किया है, लेकिन हर शख्स दोपहिया वाहन पर हेलमेट उपयोग करे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अब 1000 रुपए का चालान बना रही है। यही नहीं, अब हर चालान में बढ़ी हुई राशि वसूली जाएगी। डिप्टी सुधा पालावत ने बताया कि अभियान के बाद कुछ हद तक लोगों में हेलमेट के प्रति जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी भी सभी को इसके प्रति और जागरूक होना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में जो नवीनतम संशोधन हुए हैं उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर के निर्देशानुसार
सर्वप्रथम 4 दिन का जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो सुरक्षा नियमों का और संशोधित नियमों का पालन करें। अब चालान की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, हेलमेट नहीं लगा रखा जिन्होंने, उन पे चालान की कार्रवाई करके ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दिया जा रहा है कि इन सब का पालन करें। बाकी जागरूकता अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा और विभिन्न अभियानों के माध्यम से हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नियमों का पालन करें। पहले कितना चालान तो अभी कितना बढ़ाया है? चालान की राशि में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत वर्धित दंड का प्रावधान करा गया है। जैसे पहले हेलमेट के लिए 100 रुपये चालान था, लेकिन अब वो 1000 रुपये हो गया। ऐसा ही सीट बेल्ट के लिए है और बाकी बहुत सारे मदों में चालान की राशि बढ़ाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब कार्रवाई की जा रही है। अभी कितना इजाफा हुआ, लोग हेलमेट यूज़ करने लगे हैं? जागरूकता अभियान का बहुत फ़र्क पड़ा है। मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज करा और हमारे प्रयासों से पहले जो हेलमेट यूज़ करने का प्रतिशत था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर वासियों ने बहुत ही जागरूकता दिखाते हुए हेलमेट के प्रयोग को बढ़ाया है, सीट बेल्ट के प्रयोग को बढ़ाया है। आगे भी ऐसा जारी रहेगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपये में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बने। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8559858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में सिर्फ 22 लाख रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर जीबीएच हॉस्पिटल, प्रताप नगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms,
digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasiklal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294 298 0041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838। Exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के मादड़ी क्षेत्र में रहने वाले नयन जैन ने अपने ऊपर लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम और समाज में हो रही बदनामी के डर से विषाक्त वस्तु का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। नयन की मां ने बताया कि मादड़ी क्षेत्र में उनका बेटा अपनी वृद्ध नानी के साथ कुछ वर्षों से रहता है, लेकिन नयन का अपनी नानी के साथ हाथ बटाना और उनके बुढ़ापे का सहारा बनना क्षेत्रवासियों को रास नहीं आ रहा। ऐसे में नयन को इस क्षेत्र से भगाने के लिए पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि
कि नयन मरणशैया पर आ गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घर के सामने रहने वाले नारायण भोई और उनके बेटे हेमंत भोई ने षड्यंत्र रचकर उनकी किराएदार के माध्यम से नयन पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए समाज में बदनामी करने का प्रयास किया है। वहीं मरणशैया पर लेटे नयन जैन ने अपनी आपबीती सुनाते हुए ये स्पष्ट किया है कि वह नारायण भोई और उनके बेटे हेमंत भोई द्वारा रचे गए षड्यंत्र में फंस गए और उन पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराते हुए फंसाया गया है। यही नहीं, आरोपियों ने नयन को झूठे मुकदमे में फंसाते हुए सार्वजनिक रूप से अपना थूक चाटने और सभी के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन निर्दोष नयन षड्यंत्रकारियों को नहीं समझ पाया और बदनामी के डर से विषाक्त वस्तु का सेवन कर अपनी इह लीला समाप्त करने का प्रयास किया। चलिए पूरी कहानी बताने से पहले आपको नयन जैन की आपबीती सुना देते हैं। मेरे घर के सामने नारायण लाल भोई और चंदा तेली रहते हैं। उन लोगों ने सोची समझी साजिश कर मुझे फंसाया है। मैं कभी उनके घर नहीं आता जाता था, ना ही मोहल्ले में किसी के घर आता जाता था। ये लोग शुरू से ही मेरी नानी और मुझे तंग करते आए हैं और घर खाली करवाने के मकसद से ये लोग हमेशा इनके किराएदारों से हमें लड़वाते रहे हैं। ये सब होने के बाद चंदा तेली ने मुझ पर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाया। मैं और नानी जब हम थाने में गए तो यह अपने साथ में मोहल्ले के बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। वह सब लोग बोल रहे हैं कि हम समझौता करने को तैयार हैं, मगर नयन को हम सब के पैर छूना पड़ेगा, थूक चाटना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी है और उसके बाद नयन कभी मादड़ी में नहीं दिखना चाहिए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, मगर इसके बाद भी इन लोगों ने मेरी कटिंग को, अपराध को अखबार में निकलवा दिया था, जिसे मैंने देखा था। आज तक मैंने जो भी काम किए थे वह सब ख़त्म हो गए और ना आसपास के लोगों में, पड़ोस में, समाज में, कहीं हर जगह से मेरी इज्जत ख़त्म हो गई। ये सोचते हुए मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो देखा आपने मासूम नयन जैन की जिंदगी को किस तरह षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया जा रहा है, लेकिन परिवार की सजगता से नयन जैन को एक बार तो बचा लिया गया है और फिलहाल नयन खतरे के बाहर है। समाज में अपनी साख बचाने और जीवन भर कमाई गई इज्जत लूट जाने के डर से नयन को आत्महत्या के प्रयास जैसा कदम उठाना पड़ा। नयन के आत्महत्या के प्रयास करने के बाद परिजन सीधा उदयपुर न्यूज के ऑफिस पहुंचे और पूरा घटनाक्रम बताया। परिजनों के अनुसार घर के सामने रहने वाले नारायण भोई और हेमंत भोई ने उनकी किराएदार से दुष्कर्म करने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और समाज में बदनामी के डर से नयन ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पहले तो नयन पर बेबुनियाद दुष्कर्म के आरोप लगाए, उसके बाद बदनामी नहीं करने का आश्वासन देते हुए माफी मांग लेने की भी बात कही। इस पर जब नयन ने बदनामी के डर से माफी भी मांग ली, लेकिन चालाक और होशियार आरोपियों ने नयन की माफी को रिकॉर्ड करते हुए उसे सबूत के रूप में पेश करने का प्रयास किया है और अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए बोल रहे हैं कि नयन का माफी मांगना ही ये साबित करता है कि उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। लेकिन समाज में अपनी इज्जत बना चुके लड़के ने बेबुनियाद हो रही बदनामी के डर से माफी मांगी है। 24 तारीख के लगभग ये घटना है और हमारे घर के सामने नारायण भोई रहता है, उसकी किराएदार है। तो उसने यूँ कहा कि नयन ने मेरे साथ दुष्कर्म करा, छेड़छाड़ करी, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो उसने ये रिपोर्ट सैटरडे को करी, सैटरडे को उसने ये रिपोर्ट करी। तो उसके बाद है कि उन्होंने बोला कि भाई हम जांच वगैरह करा के और जो भी होगा, जो सही दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। उसके बाद हम लोग भी संडे के दिन घर पे बैठ गए, मंडे को भी वेट किया और ये अखबार में न्यूज़ में आया उसका कि नयन जैन ने दुष्कर्म का आरोप भी है। और वो न्यूज़ पढ़ के वो शौक हो गया और आज सुबह उसने पॉइजन ले लिया। अच्छा, किसने करवाया, कौन करवा रहा है ये करवा रहा है इसका मकान मालिक है नारायण भोई, उसी का इसको फुल सपोर्ट है। तो क्या वो चाहता है? वो ये चाहता है कि हम लोग भाग जाएं। क्या मकान हमारा खुद का घर का है, तो वो ये चाहता है कि ये लोग, मैं इनको परेशान करूंगा तो ये घबरा के भाग जाएंगे। और उसने 2 बार भी पहले उसके किराएदार हमसे लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं, डंडा लेके मारने आ चुके हैं। क्या और पहले भी एक लेडीज़ ने मेरी मम्मी से लड़ाई करी थी। यदि मेरी मम्मी की जगह दुकान पे यदि कोई जेंट्स बैठता होता तो सेम ये कि ये केस उस समय भी हो गया होता। ये करीब 6 महीने पहले की बात है। क्या
जो झूठा आरोप लगाया। 24 तारीख को ये घटना हुई थी, तो वो 11 तारीख को क्यों गई FIR कराने क्या? और जबकि उसने मेरे बेटे को बोला कि मेरे भाई को बोला कि तेरे भाणे से तू सॉरी कहलवा दे, तो मेरे भाई ने ये सोचा कि वो मेरी क्लासमेट है, बच्चा सॉरी बोल दे, तूने नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं और करा तो भी कोई बात नहीं, ये मेरी क्लासमेट है, मोहल्ले में रहते हैं, तू सॉरी बोल दे। मेरे बेटे ने क्या सॉरी बोल दिया। अब उन लोगों ने क्या करा, इस सॉरी को रिकॉर्ड कर लिया, क्या रिकॉर्ड करके और इसको हमारे प्रूफ के लिए तौर पे थाने में पेश कर दिया। जब इसको सॉरी ही बुलवाना था तो ये थाने क्यों गई, और इसको थाने ही जाना था तो इसने सॉरी की रिकॉर्डिंग क्यों करी? ये हमारे मतलब खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ये, और ये प्लानिंग नारायण भोई की, उसकी पत्नी की और उसके दोनों बच्चों की है। तो ये तो मेरे साथ रहता है, मोहल्ले के लोगों को उसका रहना पसंद नहीं है, इसलिए जलन के कारण कि वो नयन यहाँ से भाग जाएगा, इसकी नानी मकान बेच के बड़े बेटे के पास चली जाएगी। आए दिन मेरे को भी तंग करते हैं, किराएदारों को सिखाते हैं, मोहल्ले के लोगों में मेरे को बदनाम कर रखी, मेरा धंधा बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ग्राहकों को मेरे आने नहीं। मेरी किराने की दुकान है, दूध की डेयरी थी और सब मेरे से बंद करवा दिया इन लोगों ने। और नारायण लाल भोई के 2 ही लड़के गुंडे लड़कों को बिठा के रखते हैं दुकानों पे, सारा दिन मेरे दोहिते की और मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्या मेरा दोहिता क्या करता था? मेरा दोहिता ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है ना, ये कॉलेज जाता है, कॉलेज से आता है, ये क्या क्या चीज़ें बनाता है, ये तो नाम मेरे को नहीं मालूम। तो ये इस पर क्या उससे सब जलते हैं क्या, हम तो घर बैठे और ये ऐसा बाबू बनना हुआ फिरता है वहाँ। अभी क्या हुआ? अभी तो ये हुआ कि वो नारायण लाल भोई के पिताजी शांत हो गए थे, तो इसने कितनी तारीख को शांत हुए थे मैं तो तारीख भूल गई हूँ, पर उसके थोड़े दिन बाद में मेरे नयन को बोला कि ये मेरे घर में आया और छेड़छाड़ करके, जबकि मेरा नानू किसी के घर में नहीं जाता है, किसी के घर में नहीं जाता, पाँव भी नहीं धरता है, ना किसी से उसकी बोल चाल है बस। तो इसे ने उसको ये आरोप लगाया कि नयन घर में आया और उसने मैं कभी तो किसी से कहती कि इसने दरवाज़ा बंद करा, किसी से कहती कि मेरी कमर पे हाथ धरा, और जबकि उस टाइम हमने नयन को इतना टाइट कर रखा था उस डेली से भी नीचे नहीं उतरता था। पहले भी कभी इस तरह की कोई बात हुई? नहीं, फर्स्ट बार ही है। ये फर्स्ट बार है। फिर अभी क्या हुआ? बस अभी फिर ये अभी कल उसने वो पेपर में आज पढ़ा ना कि ये मम्मी देखो मेरे को कैसा हाल कर दिया, बोलो मैं मादड़ी में कैसे निकलूँ इस ये करके। और उसने सुबह जेर खा लिया, मैं तो ये काम कर रही थी, रोटी वोटी में बाहर भिंडी कतर रही थी, छोटी वाली लड़की है इसने उठाया, चल नानू उठ चाय दूध पी ले, उन्हें उठा, इधर उधर घबराने लगा, इसको चिल्लाया, पारस को बोला, पारस देख नानू ने उठ रहा है, उसको उठा के बैठा नहीं, दोनों भाई बहन इसको खींच के और बाहर लेके आए, एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल ले आए बस। वो 24 तारीख को उसने बोला कि मेरे ऊपर 24 तारीख को आरोप लगा है, और उसके 24 तारीख के एक दिन पहले मतलब 23 तारीख को नारायण लाल भोई उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी और वो सब लोग भिंडर गए थे। तो ये मौके का फ़ायदा देख के आरोप लगाया कि नयन मेरे घर में घुसा अकेला और उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी। अगर नयन जैन ने छेड़छाड़ करी होती तो उसको उसी वक्त चिल्लाना चाहिए था या थाने में जाके FIR करनी चाहिए थी, या उसके समाज के इतने लोग आसपास रहते हैं किसी को भी जाके बोलना चाहिए था। पर 4 दिन बाद वो मकान मालिक के लड़के हेमंत भोई को, नारायण लाल भोई का जो लड़का है हेमंत भोई, उसको भिंडर से फ़ोन करके बुलाती है, जबकि उसका भाई, उसका हस्बैंड, उसके माँ बाप तीनों आसपास ही रहते हैं, सब आसपास ही रहते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के होते हुए भी उसने मकान मालिक के लड़के हेमंत भोई को भिंडर से बुलवाया, और भिंडर से बुलवाने के बाद मुझे फ़ोन करवाया कि तू मेरे घर पे आ, हमको बात करनी है। तो मैं उसके घर पे गया, उसके घर पे ये बोला कि नयन जैन ने ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ। तो मैंने बोला भाई वो तो कर नहीं सकता, इनोसेंट बच्चा है वो, मैं खुद भी उसको जानता हूँ, और आस पड़ोस वाले मोहल्ले में किसी को भी पूछोगे या पुलिस वाले जाके अगर किसी को भी पूछेंगे कि नयन जैन कैसा लड़का है तो वो यही बोलेंगे कि ये सीधा आता है सीधा जाता है, और मोहल्ले में किसी से उसका हाय हेलो भी नहीं है। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने घर पे जाके मम्मी वगैरह सबसे बात करी, मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात उछाल रहे हैं ये लोग। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन बाद इसके भाई को वो बात बताता है, हेमंत भोई और ये दोनों मिलके उसके भाई जितेंद्र तेली करके है, उसको ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा सब हुआ है। तो वो हमारे घर पे हमको बाहर बुलाता है, कहीं नदी की साइड बुलाता है, मतलब उसका यही था कि हमको बुला के दोनों जनों को और पहले तो मारे और फिर उसके बाद हमसे प्रेशर करके और हमसे सॉरी बुलवा ले। बट मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने बोला कि तू घर पे आ जा, हमारे पूरे परिवार को बात पता है, तू घर पे आके बात कर ले। तो घर पे आता है, घर पे बोलता है, मम्मी वगैरह सब थे, मम्मी के सामने बोलता है कि ऐसा ऐसा किया नयन जैन ने। तो हमने मना कर दिया, हमने बोला कि अगर तेरे पास कोई सबूत है तो हमको सबूत ला के बता दे। उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर ये बात इतने दिन तो कुछ नहीं हुआ, ठंडी पड़ गई ये बात। फिर जब नारायण लाल भोई 18 दिन बाद भिंडर से वापस आता है
तो नारायण लाल भोई पूरे गांव को इकट्ठा करता है, करीबन 20-25 जने, जबकि उनमें से आधे लोग नयन के नाम भी नहीं जानते होंगे कि इसका नाम नयन है। वो लोग ये भी नहीं जानते होंगे। उन लोगों को इकट्ठा करके वो थाने में लेके जाता है और थाने में लेके जाके वो बोलता है कि इसने मेरी किराएदारनी के साथ छेड़छाड़ करी। पहली बात तो 18 दिन बाद केस लगाया उसने, तो ये केस 18 दिन पहले लगा देती। मोहल्ले में बैठे हुए हम लोग मोहल्ले में बैठे हुए हैं, बाहर आके अगर चिल्लाती भी तो सब लोग आसपास ही थे, भाई कुछ तो कार्रवाई होती। क्या कहना चाहते हो, मतलब जानबूझ के इस तरह का? जानबूझ के नारायण लाल भोई की पूरी तरह से सोची समझी साजिश है और नारायण लाल भोई ने ही ये चीज़ करवाई है। और जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं उसके साथ कभी इसका मिलना जुलना? नहीं, उसके साथ क्या, इवन गांव में किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ भी उसकी कोई बोलचाल नहीं थी। वो किसी से हाय हेलो भी नहीं किया। मेरा तो फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं किसी से नमस्ते करना, हाय हेलो करना बड़े बुजुर्गों के साथ में करता था, लेकिन उसका ये था कि वो सीधा रास्ते से आता था गाड़ी चालू करके और सीधा रास्ते जाता था, बस उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। और शुरू से उसका कैरेक्टर ऐसा रहा है। नेशनल लेवल के अवार्ड जीते हैं उसने, नितिन गडकरी जी से मिला है, वसुंधरा राजे से मिला है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसने। उसका शुरू से वो चीज़ रही है, तो वो ये काम करने की तो सोच भी नहीं सकता है। और अभी हम ये चाह रहे हैं कि उसने जो जहर खाया है उसकी जांच हो। हम पुलिस से यही चाहते हैं कि बस आप निष्पक्ष जांच करें, ना हमारी साइड लें ना उनकी साइड लें। सीबीएसई 12वीं के वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी हुआ। इस वर्ष परीक्षा परिणाम 88.78% रहा। सीबीएसई 12वीं के घोषित परिणामों में बड़ाला क्लासेस के छात्रों ने कॉमर्स में शानदार सफलता अर्जित करते हुए फिर से इतिहास रचा है। उदयपुर की पहली 10 रैंक पर बड़ाला क्लासेस के छात्रों ने कब्जा जमाया है। संस्थान के निदेशक सीए राहुल बड़ाला ने बताया कि बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थी अलकामा मदार ने 97% प्राप्त कर कॉमर्स में उदयपुर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही 22 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त कर उदयपुर के शीर्ष 10 स्थानों में जगह बनाई है। इसमें रिया समदानी और उन्नत कौर ने 96.6% के साथ दूसरा, छवि कोठारी, शुभम सुखवाल और पल्लव अग्रवाल ने 96.4% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। निदेशक राहुल बड़ाला ने बताया कि बड़ाला क्लासेस के प्रत्युष झरवर ने अकाउंट्स में 98 अंक प्राप्त किए हैं, जो उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ हैं। साथ ही बड़ाला क्लासेस के 95 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। बड़ाला ने बताया कि परिणामों को देखते हुए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे कोटा विज्ञान की नगरी मानी जाती है, वैसे ही उदयपुर भी वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाएगा। 12th कॉमर्स सीबीएसई के परिणाम कल जो घोषित हुए उसमें बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने उदयपुर की प्रथम 10 की 10 रैंक्स पर कब्जा जमाया। जो उदयपुर के 10 विद्यार्थी हैं, 10 के प्रथम 10 विद्यार्थी बड़ाला क्लासेस के ही हैं। साथ ही यहाँ पर 90% से ऊपर 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले एग्रीगेट में 95 विद्यार्थी हैं, 95 स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह उदयपुर जिलों की नगरी का उच्च कोटि का कॉमर्स रिजल्ट दर्शाता है। और अब जिस तरह से हम कोटा को साइंस नगरी के रूप में जानते हैं, अब वह दिन दूर नहीं जब हम उदयपुर को कॉमर्स नगरी के रूप में जानेंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब करीब ऐसे 312 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कॉमर्स की यह जो परिपाटी है, वह पिछले 2 वर्षों के अगर हम रिजल्ट देखें तो उसमें भी उदयपुर के विद्यार्थियों ने CACS परीक्षाओं में 58 ऑल इंडिया रैंक्स अर्जित किए हैं, जो उदयपुर को पूरे भारत के मानचित्र पर फेमस कर रहा है। पहले 3 स्थान पर रहे बच्चों का कहना है कि वे अपनी सफलता का श्रेय निदेशक राहुल बड़ाला, अन्य शिक्षकों और अपने माता पिता को देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिना किसी दबाव नियमित 3 से 4 घंटे अध्ययन कर ये सफलता अर्जित की है। 97% आए हैं और मैं इसका श्रेय मेरी फैमिली और बड़ाला क्लासेस को देना चाहती हूँ। उन्हीं की मेहनत की वजह से आज मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। फ्यूचर की अगर बात करें तो क्या करोगे आप? फ्यूचर में मैं CA कर रही हूँ, वो भी बड़ाला क्लासेस से ही कर रही हूँ। कैसे तैयारी करी, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि मेरे को यकीन था कि मेरे अच्छे आ जाएंगे, तो मैं दिन के 3 से 4 घंटे पढ़ती थी। मेरा नाम उन्नत कौर है। मेरे रैंक 2nd आई है उदयपुर में। मेरी 96.6% बनी है।
इसका श्रेय मैं बडाला क्लासेस को देना चाहूँगी। साथ ही मैं अपने माता और पिता को देना चाहूँगी जो हर समय मेरे साथ रहे, और मैं अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मेरे 96.6% बने हैं और मेरी उदयपुर में 2nd रैंक आई है। मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे एंड मेरे में बिलीफ रखा कि मैं अचीव कर पाऊँ। सेकेंडली मैं बडाला क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने अच्छे परसेंटेज ला सकूँ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक राहुल सर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड उनकी मेहनत की वजह से आज इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अराउंड 6 to 7 आवर्स रहती थी स्टडी सिटिंग एंड बोर्ड्स के टाइम स्पेशली काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ रही थी बिकॉज लाने थे परसेंटेज, एम था। लॉयंस क्लब उदयपुर प्रताप के प्रांतपाल MJF लॉयंस संजय भंडारी के निर्देशानुसार कोरोना वॉरियर्स सम्मान के तहत सवीना थाना के 15 निष्ठावान जवानों का सम्मान किया गया। सभी को इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र, मास्क और सैनिटाइजर भी भेंट किए गए। इस दौरान जॉन चेयरपर्सन लॉयन रितु मारू, क्लब अध्यक्ष लॉयन सुनील मारू, कोषाध्यक्ष लॉयन जया कुचरू, लॉयन पायल कोठारी, लॉयन भानु सारस्वत ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक लॉयन जया कुचरू तथा स्पॉन्सर लॉयन सुनील मारू थे। अधिकारीगण जो हमारे SHO साहब, CO साहब, SP साहब, सब अधिकारियों का जो सुपरविजन था वो ज़बरदस्त था, कमाल था। इसकी वजह से हम लोग सब ठीक कर पाए और हमारी ड्यूटी तो हमने करी, लेकिन आप लोगों ने जैसे लॉयंस क्लब प्रताप में आकर के आज हमारा हौसला अफजाई किया। पूरे स्टाफ बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है और इस तरह की हौसला अफजाई वैसे बहुत मोटिवेशन देती है और हम लोगों को दुगुनी ताकत से काम करने की हिम्मत भी देती है और हम आइंदा से ये करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब भीलवाड़ा जिले में बिजली चोरी और छीजत को रोकने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने कमर कस ली है। इसके तहत अब तक विभाग ने जिले में 114 टीमों का गठन किया है। अब तक इन टीमों ने 2145 बिजली चोरी के मामलों को पकड़कर 3 करोड़ 62 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। इन सभी को 7 दिन के भीतर जुर्माना जमा करवाने का नोटिस भी दिया जा चुका है। अधीक्षण अभियंता SK उपाध्याय ने कहा कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक VS भाटी ने निर्देश दिए कि डिस्कॉम में विद्युत चोरी और छीजत पर अंकुश लगाया जाए। इस पर हमने जिले में 15% छीजत कम करने के लिए मीटर्स, ट्रांसफार्मर सहित कई रखरखाव पर विशेष ध्यान देकर सतर्कता अभियान चलाया। इसके साथ ही जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए भी 114 टीमों का गठन किया गया, जिसने अब तक 5000 से अधिक कनेक्शनों की जांच करके 2145 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। इन सभी उपभोक्ताओं से 3 करोड़ 62 लाख रुपए जुर्माने के नोटिस जारी किए हैं और 7 दिन का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में पैसा जमा नहीं करवाया गया तो इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय और माननीय हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा चीज़ें रोकने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15% से ऊपर जो फेडरेशन के लॉस है उनकी स्कीम हमने बनाई है और उनको कम करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है, उन पर काम चल रहा है। उनको चोरी के थर्ड फ्रूट उसको बनाने के प्रयास कर रहे हैं और चोरी को पकड़ने के लिए और यूनिट्स जनरेट करने के लिए हमें स्पेशल अभियान ड्राइव चल रहा है। हम सप्ताह में 1 दिन स्पेशल ड्राइव अभियान चलाते हैं। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा जो बाहर जो डेट फिक्स होती है सप्ताह में कोई भी एक दिन, उस पर जो अपने ज़िले में 114 जो कार्यरत इंजीनियर्स हैं सब लोग, ऑल विंग के लोग एक साथ रेट डालते हैं पूरे ज़िले में। तो उसके जरा वहाँ चोरी के जो भी केसेस हैं उनको पकड़ते हैं, उनका जुर्माना वसूल किया जाता है, उनको यूनिट्स को हम निकाल के डेबिट करते हैं, तस्वीर छीजत में कमी होती है। और अभी तक हम इसके अंदर 2345 जो हैं केसेस थ्रेट के पकड़ चुके हैं और नंबर ऑफ चेकिंग है जो हमारी हुई है तो 5000 के आसपास हो चुकी है। 5000 से ऊपर चेकिंग कर चुके हैं और 2345 केस हमने थ्रेट के उसके अंदर उठ रहे हैं और 362 करोड़ का उसके अंदर हमारा 3 करोड़ 62 लाख असेसमेंट हुआ है, 362 लाख। हाँ, और उपभोक्ता नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। ये 7 दिन बाद 7 दिन के अंदर उनको जमा करना होता है। जो उपभोक्ता जमा करा देंगे या सेटलमेंट के थ्रू VCR मल्टी कंपनी में आ जाएंगे, उनको सुन के उनका निस्तारण कर दिया जाएगा और जो जमा नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। ATV स्थान भीलवाड़ा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें जिले की 398 ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण आयोजन किया गया। हर ग्राम पंचायत में 50 से 100 पौधारोपण किए गए। ये पौधारोपण गांव की गोचर भूमि, राजकीय भूमि, कार्यालय और विद्यालय भूमि पर किया गया है।
पंचायत समिति सुवाणा के विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पूरे जिले में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाए। इसके तहत जिले में 398 ग्राम पंचायतों पर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आज 15 जुलाई को पूरे राजस्थान में वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत भीलवाड़ा जिले की 398 ग्राम पंचायतों, इसी के तहत सुवाणा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में ये आयोजन किया जा रहा है। हमने सभी ग्राम पंचायतों को 100 पौधों का लक्ष्य दिया है। 50 से 100 पौधे लगाए जाए गोचर भूमि में, राजकीय भवनों में, जहाँ पे 4 दीवारी हो, 2 से 3 फीट लंबे पौधे लगाए जाए। इसी के तहत आज हमने पंचायत समिति सुवाणा परिसर में भी लगभग 60 पौधों का लक्ष्य रखा है और अलग अलग तरह के पौधे जिसमें फलदार हैं, फूलदार हैं, छायादार पौधे हमने गुड़ला नर्सरी, पांचल नर्सरी से प्राप्त किए और आज सुवाणा पंचायत के नागरिकों के साथ और स्टाफ के साथ हमने ये आयोजन किया है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमने ट्री गार्ड भी बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से प्राप्त किए हैं, जिससे उसकी सुरक्षा बनी रहे। और हमारी ये योजना है कि हम स्टाफ के सभी एक मेंबर को एक पौधा उसके नाम से रखें ताकि वो सुरक्षा उसकी रहे, क्योंकि पौधा लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आगे भविष्य में 3-4 साल में उसकी सुरक्षा रहे ताकि वो उसको जीवित रहे पौधा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सूबे के मुखिया ने पूर्व उप मुख्य सेवक पायलट पर लगाए संगीन आरोप। राज्यसभा चुनाव से ही भाजपा के साथ मिलकर कर रहे थे हॉर्स ट्रैगिंग। सचिन का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को भेजा गया नोटिस। बंटी बन्ना के घर के बाहर देर रात किया चस्पा। इस्तीफों और समर्थन का दौर जारी। मेवाड़ से फिर उठी पृथक राज्य की मांग। भील प्रदेश मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। और पुलिस ग्राम रक्षक करेंगे अब देहातियों की मदद। रात्रि गश्त सहित अपराधियों को पकड़ने का भी होगा अधिकार। आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।